करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में अगला। यहाँ पे लाइट का इशू है। आपने कल वाले वीडियोस देखे होंगे, इसमें चेहरा बाल यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे अंधकार छा गया है माथे के नीचे। ना आँखों का कुछ पता लगता है, ना और चीज़ों का पता लगता है। सिर्फ एक ही चीज़ पता लगती है, यूपीएससी। चलने दो बेटा, थोड़ी बातें भी तो पहुँचे समाज तक, लोगों तक। आगे बोलूँ। आज हम करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में हमारी जो एक इम्पॉर्टेंट सीरीज़ चल रही थी, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, उनमें हमने डिटेल में 1850s तक जो रिफॉर्म मूवमेंट्स और जो पर्सनैलिटीज़ इंपॉर्टेंट थी वो हमने डिस्कस कर ली है। उसमें हमने राजा राम मोहन राय चर्चा की है, हमने विवियन डेरोजियो चर्चा कर दी है, देवेंद्र नाथ टैगोर चर्चा कर दी है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर चर्चा कर दी है, महाराष्ट्र के रीजन में होने वाली मूवमेंट्स, परमहंस मंडली और बाकी रीजन्स भी चर्चा कर दी है। ये सारे चर्चा कर दी है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब नई सीरीज़ शुरू। ये सीरीज़ का नाम क्या है? हरजाब। हमने जैसा कि प्रॉमिस किया था कि हम सारे मूवमेंट्स, विलेज लाइफ, ट्राइबल लाइफ, सिटी लाइफ, आर्टिजन लाइफ, स्टूडेंट लाइफ, सारी कवर की हैं। फिर सारे इंस्टीट्यूशंस कवर किए, जुडिशियल सिस्टम, सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, फिर सारी रिफॉर्म मूवमेंट्स कवर की। हमें जाना कहाँ है? हम सारे रास्ते फॉलो करके आना कहाँ चाहते हैं? 1857 के रिवॉल्ट पे आना चाहते हैं। वहाँ जाने के सारे रास्ते फॉलो कर रहे हैं। तो अब हमें करने होंगे चार्टर एक्ट 1857 तक के और गवर्नर जनरल्स 1857 तक। वो सीरीज़ लास्ट में होगी गवर्नर जनरल की। इसके बाद अभी सीरीज़ शुरू हुई है चार्टर एक्ट्स। इसमें अलग अलग चार्टर एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1785 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1793 का एक्ट, 1813 का एक्ट चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट, 1858 का प्रोमलगेशन ऑफ द क्वीन, ये हम फॉलो करेंगे। शुरुआत करते हैं। लेकिन आज का लेक्चर, ये चार्टर एक्ट समझ आए उसके लिए पहले भी कुछ लेक्चर दिए हैं और आज भी एक बार फिर ब्रिटिश आइडियोलॉजी समझनी पड़ेगी, तभी उनकी पॉलिटिक्स, पार्लियामेंट के द्वारा दिए गए चार्टर एक्ट ब्रिटिश इंडिया कंपनी के लिए और भारत में उनके रूल करने के तरीके तभी क्लियर होंगे। अगर नहीं ये लेक्चर हुआ तो चार्टर एक्ट आप ऑलवेज रट्टा मारोगे। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1947 तक के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जैसे इंडिपेंडेंस एक्ट कहते हैं, वहाँ तक के एक्ट रट्टा नहीं लगा सकते, क्योंकि इतने एक्टों के इतने क्लॉज, इतने सारे सब्जेक्टों की आंधी में यूपीएससी वाले प्रीलिम्स तक याद नहीं रहने और मेंस तक भी कोई होश नहीं रहना। सिर्फ और सिर्फ समझे जा सकते हैं। समझाने के लिए कंसेप्ट समझाना पड़ेगा। ओके, चलो समझते हैं, कंसेप्ट अंडरस्टैंड करते हैं। कहानी है ब्रिटेन की। सुनने में लगेगी कहानियाँ सी हैं। यूपीएससी क्वेश्चन भी तो कहानियाँ होते हैं, क्योंकि हर कहानी में कंसेप्ट छुपा हुआ है। कंसेप्ट ना होता तो कहानी होती। कौवा चाहे ही चालाक था, पानी तो निकाल के पी ही गया ना मटके में से, कंकड़ फेंक करके। तो कंसेप्ट तो यही है, समझाया कहानी के माध्यम से है। हम भी ऐसा ही कुछ करेंगे। आइए कहानी समझते हैं। क्या समझने के लिए? कंसेप्ट। 16th सेंचुरी का समय है मुस्कान, और ये 16th सेंचुरी को ब्रिटेन ने आयरलैंड पे कब्जा कर लिया। किस पे? आयरलैंड ने एक बहुत लंबी जद्दोजहद छेड़ी है इतिहास में। आज नॉर्दर्न आयरलैंड तो ब्रिटेन के पास है, यूके का पार्ट है यूनाइटेड किंगडम। अगर इतना बड़ा आयरलैंड है तो इसमें से इतना तो है उनके पास, लेकिन ये सारा रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के तौर पर बिल्कुल फ्री है। और ये रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड बनने का प्रक्रिया 1920, हमारे रीजनल ज्योग्राफी के लेक्चर में बहुत डेप्थ और डिटेल में सारा कंसेप्ट बताया और समझाया गया है। तो ये आयरलैंड पे कब्जा हुआ 16th सेंचुरी में, और तभी से ब्रिटिशर्स का एक कंसेप्ट शुरू हो गया। वो कौन सा? ब्रिटिशर्स ने खुद को न्यू रोमन्स का टैग दिया कि वी द न्यू रोमन्स। क्यों? क्योंकि किसी ज़माने में, अगर हम बात करते हैं 2728 BC की, तो द ग्रेट रोमन एम्पायर के जन्म लेने की कहानी की शुरुआत हो गई थी। कई एक से एक शासक आए, टाइबेरस आया, अगस्टस आया, एक से एक शासक, सीजार रूलर्स ने रूल किया एज रोमन रूलर्स, और 117 AD तक वर्ल्ड का सबसे कॉम्प्रिहेंसिव एम्पायर बन के खड़ा हुआ द ग्रेट रोमन एम्पायर।
मेडिटेरेनियन सी के ऊपर भी यूरोप की साउदर्न कंट्री सारी, मेडिटेरेनियन सी के नीचे अफ्रीका की नॉर्दर्न कंट्री सारी, और वेस्ट एशिया यानी कि मिडल ईस्ट सारा। तो कॉम्प्रिहेंसिव एम्पायर। तो उनका पर्पस भी ये था कि हम सिविलाइज कर रहे हैं लोगों को। वी द रोमन्स, वी आर द सिविलाइजिंग फोर्स, वी कैन क्रिएट द रेनेसेंस अमंग द वाइल्डर स्पीसीज ऑफ द सोसाइटी। तो यही कंसेप्ट सेम रिपीट किया ब्रिटिशर्स ने आयरलैंड जीने के बाद कि वी द न्यू रोमन्स, और हम सिविलाइजेशन की स्प्री पे चलने वाले हैं, हम आपको सिविलाइज करेंगे। तो सिविलाइजेशन का एजेंडा तभी हो गया था सेट आयरलैंड के कब्जे के साथ ही। ओके, सिविलाइजेशन एजेंडा है ये, मैंने बोला एजेंडा है। एजेंडा क्यों है समझ आ जाएगा। दो तरह से इस मूवमेंट को देखना पड़ेगा कि मूवमेंट दो दिशाओं में होगी। तो जब आप बात करते हैं आयरलैंड पे कंट्रोल करने वाली इस सिविलाइजेशन मूवमेंट की, तो एक तरह से ब्रिटिशर्स कॉलोनियलिज्म की तरफ ही बढ़ रहे हैं। कॉलोनियलिज्म, कॉलोनीज एक्वायर करने की मुहिम की शुरुआत समझा देते हैं। तो इसलिए आप इस पूरे ब्रिटिश पीरियड को दो तरह के सेगमेंट्स में डिवाइड करिए, द फर्स्ट एम्पायर एंड द सेकंड एम्पायर। फर्स्ट पीरियड एंड द सेकंड पीरियड। तो फर्स्ट एम्पायर किस तरफ जाएगा, अगर मैप लगा लिया जाए तो मज़ा बहुत आएगा। मैप लगा लिया है, इससे समझाते हैं। ये मेडिटेरेनियन सी दिख रहा था ना, इसके साउथ में, इसके नॉर्थ में और वेस्ट में, सॉरी वेस्टर्न एशिया, यहाँ पर था ना रोमन एम्पायर। तो अब दो पीरियड में हमने डिवाइड किया यूरोपियन कॉलोनियलिज्म को, द फर्स्ट एम्पायर एंड द सेकंड एम्पायर। फर्स्ट एम्पायर की अगर हम बात करें, थ्रू आउट द 16th एंड द 17th सेंचुरी ये ब्रिटेन से वेस्टवर्ड वाया द अटलांटिक, नॉर्थ अमेरिका और सारी की सारी जितनी भी ये वेस्ट इंडीज़ एरियाज कंट्रीज़ हैं यहाँ तक जाता है। तो ये वेस्टर्न रीजन की तरफ फैला, नॉर्थ अमेरिका को ऑक्यूपाई किया। नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूँ, इसमें कनाडा और यूएसए, मैक्सिको और ये सारी की सारी सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़, आइलैंड नेशन सभी आते हैं। ये एक पूरी स्प्री थी। और दूसरा जो सेकंड एम्पायर जिसे हम कहते हैं, वो किस तरफ बढ़ा, सेकंड एम्पायर बढ़ा ईस्टवर्ड। इसने कवर किया पूरा अफ्रीका, अफ्रीका से आगे बढ़िए सारा का सारा इंडिया और जितनी भी साउथ ईस्ट में कंट्रीज़ ब्रिटिशर्स के अधीन आई। तो ये अफ्रीका और ईस्ट यानी कि इंडिया, अफ्रीका एंड एशिया सेकंड एम्पायर में कवर होता है। और फर्स्ट एम्पायर में अटलांटिक रीजन्स, द अमेरिकन कंट्रीज़, सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़। डन। इस तरह से प्रोसेस चलता रहा। ये जो एक समय हुआ करता था, इस समय में ऐसा माना गया है कि एक एक्सेप्टेंस है, एक दौर है जिस दौर में एक्सेप्टेंस है किस चीज़ की, एक ऐसे टेरिटोरियल एम्पायर की जिस टेरिटोरियल एम्पायर में मिलिट्री अथॉरिटी चलती है, यानी कि मिलिट्री अथॉरिटेटिव रूल हो सकता है। जिन स्टेट्स में हायरार्की फॉलो होगी और जिन स्टेट्स में रेशियल इंडोलेंस यानी कि रेशियल बदखोइयाँ, बदतमीज़ियाँ एक्सेप्टेबल हैं। यानी कि ये जो फेज़ हुआ करता था जिसे हम कॉलोनियलिज्म का फेज़ कहते हैं, इस फेज़ में बेझिझक ऐसा साम्राज्य स्वीकार था, ऐसे टेरिटोरियल एम्पायर्स एक्सेप्टेबल थे जिनका फाउंडेशन मिलिट्री अथॉरिटी, हायरार्की एंड रेशियल इंडोलेंस था। नस्ल के आधार पर भेद, हायरार्की इस्टेब्लिश की गई अपर से लोअर लेवल तक, फ्रॉम पीपल टू प्रिंसेस, एवरीवन, सबका स्टेटस डिसाइड किया गया। और जो सेंटर ऑफ द पावर है वहाँ पे ब्रिटिश बैठे। और ये सारी चीज़ें पार्टिसिपेटिव नहीं थी, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशनल फॉर्मेट पर लोगों की सहभागिता से नहीं थी। ये सब हुआ ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्स, और ये फोर्स लॉ का नहीं था, ये फोर्स मिलिट्री का था। तो मिलिट्री के दम पर बनने वाले साम्राज्य आप देख भी सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई, उसको ज़बरदस्त वे में क्राउन की अपनी रॉयल आर्मी ने, रॉयल नेवी ने समर्थन दिया। और उस मिलिट्री सुपीरियर फोर्स, पहले दिन से पढ़ा रहा हूँ कि नेवल सुपीरियरिटी की वजह से ही ब्रिटिश जीत पाए भारत में, चाहे वो पुर्तगीज़ थे, चाहे वो डच थे, और चाहे वो फ्रेंच थे, और चाहे फिर वो भारतीय शासक थे, जिसमें अलग अलग शासक हैं, चाहे वो कार्नेटिक के नवाब थे, चाहे वो त्रावणकोर के राजा थे। ये सब हारते हैं
सुपीरियर नेवल फोर्सेस और शासन इसी दमदार मिलिट्री के दम पर ही हुआ था भारत में। यह भी बड़ी बात है, आपने बंदूक की नोक पर ही रखा था सबको। तो ये वो दौर था 17th सेंचुरी का जिस दौर में ये चीज़ें अलाउड थी, और टेरिटोरियल एम्पायर इस दम पर हुए। लेकिन नाम क्या दिया था कि हम किस मुहिम की तरफ बढ़ रहे हैं? सिविलाइजेशन और सिविलाइजिंग द नेटिव्स। हम नेटिव्स को सिविलाइज करने की तरफ बढ़ रहे हैं, उनको हम एक लेवल आगे लेकर के जाएंगे, सभ्यता से मिलाएंगे और दो बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ द ब्रिटेन हैं वो समझाएंगे। लेकिन असल क्या था? कौन से स्टेट्स एग्जिस्टेंस में आए जिनके 3 पिलर मेन थे? मिलिट्री अथॉरिटेटिव कैरेक्टर, हायरार्की एंड रेशियल इंडोलेंस। ओके, ये 3 चीज़ों पर बेस्ड था। चलिए, एक तो ये चीज़ थी। दूसरी क्या चीज़ थी? हम कभी ना इग्नोर करें, ये वो दौर था यानी कि 18th सेंचुरी जब ब्रिटेन में स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म बहुत स्ट्रांग था। आप सब जानते हैं कि यूरोप 18th सेंचुरी के पीरियड में नेशन स्टेट की तरफ बढ़ रहा था। धीरे धीरे 1789 के फ्रेंच रेवोल्यूशन, 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन, 1776 अमेरिकन रेवोल्यूशन और उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद आने वाले कई नए परिवर्तनों से पॉलिटिक्स, सोसाइटी एंड इकोनॉमी चेंज हुई और धीरे धीरे लोगों में अपने लैंड के साथ कनेक्टिविटी फील हुई और कॉमन सोसाइटीज़, कॉमन एस्पिरेशंस, कॉमन एजेंडा सरफेस पे आए, जिससे मदरलैंड एंड फादरलैंड का कंसेप्ट आया और यहीं से आया है नेशन स्टेट कंसेप्ट। तो ये ब्रिटेन का वो दौर था जब ब्रिटेन में बड़ी तेज़ी से पैट्रियाटिक फीलिंग्स स्ट्रांगली ग्रो हो रही थी और ये पैट्रियाटिज्म, ये देशभक्ति या मातृभक्ति को सेटिस्फाई, को खुश करना, को तृप्त करने का एक तरीका ये था कि मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉलोनीज एक्वायर करनी चाहिए, मैक्सिमम ग्लोरी अचीव करनी चाहिए और जेनिथ पे पहुंचना चाहिए, एकदम पीक पे। क्योंकि उस समय अपने लोगों के पैट्रियटिज्म को और उस फीलिंग ऑफ पैट्रियटिज्म को सेटिस्फाई करना, लोग नेशन स्टेट से कनेक्टेड थे और नेशन स्टेट का मतलब था कि मैक्सिमम लोगों की खुशहाली तब जब रिसोर्सेज मैक्सिमम होंगे और मैक्सिमम रिसोर्सेज वो उस ज़माने के जो प्राइमरी एक्टिविटी से जुड़े हैं, लाइक द माइनिंग्स, लाइक द एग्रीकल्चर एंड द इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग रूट्स, और वो उसके अधीन होंगे जिसके पास मैक्सिमम टेरिटरीज होंगी। और मैक्सिमम टेरिटरी का मतलब ही है कि यही है अपनी देशभक्ति, यही है मातृभक्ति कि हम फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ब्रिटेन, फॉर द ग्लोरी ऑफ द ब्रिटेन, फॉर द ग्रोथ ऑफ द ब्रिटेन एंड द नेटिव ऑफ द ब्रिटेन हम ये कर रहे हैं। इसमें जन समर्थन ज़बरदस्त था। तो कॉलोनीज़ एक्वायर करने की एक होड़ लग गई थी उस समय। फ्रांस, डच, पोर्तुगीज़, ब्रिटिश, डेन एक होड़ में थे और ये होड़ में बाद में एंटर हुआ था जर्मनी और रशिया। और जब जर्मनी और रशिया एंटर हुआ था, बस यही कारण था वर्ल्ड वॉर 1 का, दैट्स इट। और सबके एंटर होने के पीछे का आधार क्या था? पैट्रियोटिज्म। तो पैट्रियोटिज्म की भी एक फीलिंग रिस्पॉन्सिबल है कॉलोनाइजेशन को जन्म देने में, ये बात आप याद रखना, क्योंकि आप अपने लोगों के लिए बेटर लिविंग स्टैंडर्ड चाहते थे, आप अपने लोगों के लिए बेटर लाइफ चाहते थे, बेटर प्रोडक्शंस चाहते थे, बेटर मार्केट्स चाहते थे, बेटर लग्जरीज चाहते थे। वो तभी मिल सकती थी जब बेटर रिसोर्सेज आपकी रीच में हो, और वो तभी हो सकते थे जब आप मैक्सिमम टेरिटरीज एक्वायर करें। तो फॉर द सेक ऑफ द बेटरमेंट ऑफ देयर पीपल, they were on the spree of colonization, and the concept of colonization supported by the feeling of the patriotism, and the feeling of patriotism was there by quoting repetitive quotations that they were trying to improve the status of the wilder people, they are trying to improve them as a civilized native. That was the agenda, but reality was something where reality कहीं और छुपी हुई थी, दोनों में मिसमैच था। उसी का अध्ययन हम कर रहे हैं। बात समझ में आई? कहा क्या था, हुआ क्या और रीज़न क्या था, वो मैच नहीं हुआ। ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हमने अभी यहाँ पर देखा। तो ब्रिटेन में क्या हो रहा है ये पढ़े ना, और ये समझ जाए कि इंडिया में कैसे एक्ट आए। अरे इंडिया में जो हो रहा है वो सीधा सीधा ब्रिटेन में जो हो रहा है उसका इम्पैक्ट था ना भाई।
तो ब्रिटेन में आ रहे इम्पैक्टों को समझने के लिए इंडिया में आ रहे चेंजेस के लिए ब्रिटेन नहीं समझेंगे कैसे होगा। जहाँ ये सब मैंने समझाया, समय बदला। 19th सेंचुरी का ब्रिटेन अलग ब्रिटेन था। रेनेसेंस कंसंट्रेट हो गया था पूरी तरह से। सोसाइटी सवाल करने लगी थी अब, क्योंकि पिछले 150 सालों से सोसाइटी न्यू बर्गोइस रेवोल्यूशन, न्यू ट्रेड, कमर्स, कॉलोनाइजेशंस, इन सब फोर्सेस पर खड़ी होकर के नए सेगमेंट ऑफ द ट्रेडर्स, द मर्चेंट्स, द कमर्शियल ग्रुप्स, न्यू प्रोफेशनल्स, द लॉयर्स, द डॉक्टर्स, द इंजीनियर्स, न्यू सिटीज, न्यू अर्बन सेंटर्स, न्यू फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, न्यू पॉलिटिकल पार्टीज, न्यू एसोसिएशंस, सब कुछ एग्जिस्टेंस में आ गया था और वो कई सवाल करता था। और ये जो है एक तरह का इंटेलेक्चुअल जो ग्रोथ हुई यूरोपियन सोसाइटी की, ये चाहते थे रिफॉर्म्स। ये मानते थे कि ब्रिटिशर्स के ऊपर एक ओनस है कि इन्हें बेनेवलेंट बिहेव करना चाहिए। पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पावर आती है बहुत बड़ी, जिम्मेदारी आई है तो पावर आई है तो जिम्मेदारी आनी चाहिए। दूसरा ट्रेड जो ब्रिटिशर्स में आना चाहिए। और ये समर्थक थे इस बात के कि सही मायने में ब्रिटेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम पूरे विश्व को ब्रिटेन की सारी बेस्ट प्रोडक्शन पावर्स, टेक्निक्स, साइंसेस, ब्रिटेन की बेस्ट जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशंस, ब्रिटेन की बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स एंड द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म्स, ये सारे हमें देने चाहिए पूरी सोसाइटी को। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ब्रिटेन। और इसे स्ट्रेंथन किया द थ्योरीज ऑफ द मिशनरीज ने वाया द कमांडमेंट ऑफ द जीसस, वाया द कमांडमेंट ऑफ द बाइबल, ये थॉट उनके ऊपर डाले कि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप पूरे विश्व का विकास करें। इसकी वजह से वो जो पावर ऑलरेडी कॉलोनाइज करके बैठी है अमेरिका को, भारत को, तो 1800 आगे निकल, मैंने बताया 19th सेंचुरी में ब्रिटेन में ये हुआ, आप भारत में भी चेंजेस देखने लगे। 1813 चार्टर एक्ट, मिशनरीज एंट्री अलाउड, 1 लाख रुपीज फॉर द एजुकेशन, फिलेंथ्रोपिक एक्टिविटीज, ये सारा भी ब्रिटेन में आ रहे चेंजेस का ही नमूना था। तो कहा गया कि भारत में भी चेंजेस करने हमें जरूरी है। तो कुल मिलाकर के जो भारत आपके सामने ब्रिटिश पीरियड के दौरान निकल करके आता है, ये भारत इन्हीं क्रॉस करेंट्स की देन है। जो क्रॉस करेंट्स कौन से हैं? द थॉट ऑफ पेट्रियोटिज्म, द कंसेप्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म एंड द इंटेलेक्चुअल रेनेसेंस, द थर्स्ट ऑफ रिफॉर्मेशन of the primitive societies, economy and the politics, and reformation of the institutions of the Britishers। कहा क्या गया कि टेरिटोरियल एरियाज अब मिलिट्री सुपीरियरिटी नहीं, अथॉरिटी पे नहीं, हियरार्की नहीं, रेशियल इंडोलेंस नहीं, पार्टिसिपेटिव मैकेनिज्म, चाइल्ड की तरह नर्चर करना है, बच्चों की तरह पालना है उन्हें, हमें ऐसे नहीं ट्रीट करना है, लेकिन हमेशा हमें ही रहना है, रूल हम ही बनाएंगे, वो पालना करेंगे, उनकी पार्टिसिपेशन हम कभी नहीं लेंगे। मतलब पेरेनियली हम उनसे अधिकार ले लेंगे अपने कानून बनाने का। ये एक थॉट था अंडर करंट के तौर पर। तो इस तरह की कहानियाँ भारत को प्रभावित करती रही और भारत में यह परिवर्तन हमने देखे भी, आपके सामने ये क्लियरली नज़र आता है। तो यहाँ से एक अब कंसेप्ट निकल करके आया कि जो ऑक्सीडेंटल वर्ल्ड है, जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, उसके बेस्ट मॉडर्न प्रैक्टिसेस, बेस्ट टेक्निक्स एंड कंसेप्ट्स वाइज ऑफ इज द ओरिएंटल वर्ल्ड हैं इस टाइम पे, और हमें ओरिएंटल वर्ल्ड को देना है ये। तो यहीं से नॉलेज ऑफ द ओरिएंटल वर्ल्ड, यहीं से द ओरिएंटलिस्ट एंड ओरिएंटलिज्म का जन्म होता है, जिनके अंदर ये फीलिंग ऑफ पैटर्नलिज्म है, जो फादर समझते हैं खुद को। और आपको मैं बात बता दूं कि भारतीय सब्जेक्ट, इंडियन सब्जेक्ट, पहले दिन से ही चाइल्ड कंसिडर किया गया था कि इट इज़ अ चाइल्ड लाइक सब्जेक्ट। हमें पहले दिन से ही चाइल्ड लाइक कंसिडर किया गया था। पहले दिन से ही इन्हें उजड्ड माना गया था कि उजड्ड हैं, बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। और 1857 के रिवॉल्ट के बाद एक नया वर्ड जुड़ा था कि प्रिमिटिव भी हैं, नरभक्षी हैं, अभी भी उसी कंडीशन में है 12,000 साल पुरानी, इसलिए इनको थोड़ा और बाउंड करके रखना पड़ेगा। तो 1857 ने ये नोशन चेंज कर दिया था
कौन सा नोशन वो मैं बता दूंगा, इसलिए फिर कुछ प्रावधान भी वैसे ही आए थे। ओके, तो अब इन कंसेप्ट के साथ भारत में किस तरह की थ्योरीज और कंसेप्ट्स का जन्म होगा वो समझना बहुत ज़रूरी है। भारत में एक सेगमेंट एग्जिस्ट किया करता था, जिस सेगमेंट को हम ओरिएंटलिस्ट सेगमेंट कह के कंसिडर करते हैं, द ओरिएंटलिस्ट। और ओरिएंटलिज्म, इसकी कई सारी ब्रांचेस आज आपको क्लियर होंगी। ओके, ये जो ओरिएंटल वर्ल्ड था एक, ये कैसे काम कर रहा था और कैसे चल रहा था। सबसे पहले तो ओरिएंटलिस्ट एंड ओरिएंटलिज्म एक्सप्रेस किसके थ्रू हुआ, जो कंपनी के उस समय के ऑफिसर्स हुआ करते थे। और कंपनी के इस समय के ऑफिसर्स में सबसे मेन पर्सनैलिटी के तौर पर इंडिया में 1772 से 1786 के बीच में जो पर्सन है वह है वारन हेस्टिंग्स। इनको आपको कभी नहीं भुलाना है। तो 1772 से 1776 के बीच में वारन हेस्टिंग्स का समय है। ओके, और वारन हेस्टिंग्स किस तरह से कार्य करते हैं, सिस्टम चलते हैं, उसी के थ्रू सारी कहानियाँ क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। वारन हेस्टिंग्स की एक्टिविटीज़ में हमें ये नज़र आना शुरू हो जाता है कि ये ओरिएंटल कंसेप्ट्स, फिनोमेनाज एंड स्टडीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं। मतलब इनका मानना ये था कि अगर इंडिया को रूल करना है तो सबसे पहले हमें इंडिया को देने होंगे डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। हम इंडिया को इस्टेब्लिश्ड लॉज के थ्रू ही रूल कर सकते हैं। जब तक लॉज इस्टेब्लिश नहीं होंगे इंडिया रूल नहीं होगा। और ये इंस्टीट्यूशंस जो हैं, इन्हें हमें इनके कस्टमरी लॉज, इनकी वैल्यूज़ और इनके सिस्टम्स को फॉलो करके ही देने चाहिए। मतलब जो यहाँ के लॉज हैं उन लॉज को फॉलो करते हुए हमें ये संस्थाएं इन्हें देनी चाहिए। बहुत से लोग इनके साथ जुड़े और ये सारे ओरिएंटल स्कूल को जन्म देने वाले जो पर्सन थे, सर विलियम जोन्स, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी, जिन्होंने ढूंढ करके इंडियन लिटरेचर, इंडियन टेक्स्ट और बाकी चीज़ों को स्टडी किया। उन सारी चीज़ों को समझने के बाद उन्होंने ये फ़िलासफ़ीज़ दी और वो फ़िलासफ़ीज़ के आधार अभी सारे आज क्लियर हो जाएंगे कि वो बताना, समझाना, करना क्या चाहते थे। देखिए, आपको एक बात समझाता हूँ, चीज़ों के दो पहलू होते हैं। कई पहलू हमने आज दिन तक चर्चा किए हैं। आज एक ऐसा पहलू दिखेगा जिससे पता लगेगा कि हिस्ट्री ऐसे भी चेंज होती है। विलियम जोन्स जब भारत आए हैं, चाहे किस भी वजह से आए, हमने पहले पढ़ा दिया कि जज की पोस्ट पे आए हैं और इन्हें इंडिया में अगर डिक्रीज देनी है, लॉज फॉलो कराने हैं और पनिशमेंट्स, सजाएं, कोई भी आदेश देना है एज अ जज, तो भारतीय कस्टम, कल्चर, मैनर को समझना होगा। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस बात में बहुत मजबूत थी। ये रीज़न है कि शुरुआत में इन्होंने ऑलवेज इंडियन ओरिएंटल कंसेप्ट्स को एड्रेस किया है। दैट्स वाई 1757 का प्लासी का बैटल, 1764 का बक्सर का बैटल और 1765 की ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद से बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिलने के बाद भी, सुनो इम्पॉर्टेंट बात, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में इंडियन रूलर की तरह रूल करती रही। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट MCQ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडियन रूलर की तरह रूल करती रही। मैं अगर जस्टिफाई करूं तो कैसे, ये कैसे रूल करती रही थी। इंडियन रूलर की तरह रूल करने का मतलब, पहला, ये मुगल एम्पायर को ही सोवरेन अथॉरिटी मानते थे। ये उसे ही अपना सोवरेन अथॉरिटी के तौर पर एड्रेस करते थे। ये कोड लैंग्वेज के तौर पर पर्शियन को ही यूज़ करते थे। ये कॉइन्स मुगल एम्पायर के नाम पे ही स्ट्रक करते थे और उसमें आयतें कुरान की लिखी होती थी। और ये मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ही फॉलो करते थे मुगल मशीनरी के साथ। ये सारी क्लियर हैं चीज़ें। और अगर MCQ आता है कि ब्रिटिशर्स बिगनिंग में ओरिएंटल फोर्सेस के तौर पर ही काम कर रहे थे, दे वर जस्ट लाइक अ काइंड ऑफ इंडियन रूलर। जैसे अवध का नवाब था, जैसे बंगाल का नवाब था, अब क्या हो गई, कंपनी दीवान। कंपनी ने अपना नाम क्या रख लिया, कंपनी दीवान। कंपनी दीवान भी वही है। मुगल एम्पायर को सॉवरेन मानते हैं, पर्शियन कॉइन्स
पर्शियन लैंग्वेज कोड यूज़ होती, कॉइन्स को स्ट्रक करते हैं मुग़ल एम्पायर के नाम पर, और उसी की कुरान की आयतें लिखी होती हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन मुग़ल सिस्टम के अकॉर्डिंग चलती है। आपको पता होना चाहिए, जब मैंने आपको लेक्चर्स दिए थे लेटर मुग़ल्स के, मैंने आपको बताना शुरू कर दिया था कैसे अकबर II से बहादुर शाह II के बीच के समय के दौरान सिक्कों से कुरान की आयतें गई, सिक्कों पे मुग़ल बादशाह गए और रानी आनी शुरू हो गई। ये सारी बातें मैंने तब बताई थी, और मैंने आपको क्लियर किया था कि किस तरह से 1833 के एक्ट के दौरान ऑफिशियल लैंग्वेज पर्शियन मैकॉले के द्वारा जो माइन्यूट दिया गया था, उसके तहत ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश करा दी गई, पर्शियन हटा करके। ये मैंने ही आपको पढ़ा दिया है कि राजा राम मोहन राय इस बात पे फोर्स करते रहे थे कि एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज पर्शियन नहीं होनी चाहिए, इंग्लिश होनी चाहिए। तो प्रमाणित ही है। फिर वहाँ से अगर मैं आज ये ना भी बताता और MCQ आता तो आपको करना था, क्योंकि वहाँ से प्रमाणित ही था कि पहले मुग़ल शासक का ही सिक्का था। कब तक? अकबर II तक। कब से कंपनी शासन कर रही? कुरान की आयतें लिखी होती थी, हाँ। कॉइन्स उसके नाम क्या थे, हाँ। एडमिनिस्ट्रेशन वैसे चल रही थी, यस। ये इस बात को प्रमाणित करता है कि इंडियन रूलर के तौर पर वो शासन कर रहे हैं और ओरिएंटलिस्ट कंसेप्ट को, ओरिएंटलिज्म को एड्रेस कर रहे हैं। और इन सारे थॉट में मजबूती देने का काम विलियम जोन्स और वारेन हेस्टिंग कर रहे हैं। विलियम जोन्स भारतीय कल्चर्स, स्क्रिप्चर्स और बुक्स को डीपली स्टडी कर रहे हैं कि इंडिया का पास्ट देखा जाए, और विलियम जोन्स ने कंसेप्ट दे दिया, क्रांति हो गई। विलियम जोन्स ने ये प्रूव कर दिया कि संस्कृत लैंग्वेज ग्रीक एंड लैटिन लैंग्वेज ग्रुप से बिलोंग करती है। मतलब अगर हम पास्ट में जाकर के जड़ें खोदें तो इनके सिलेबल, इनके लेटर्स, प्रोनाउंसिएशन एंड वर्ड्स मिलते हैं। ये बड़ी बात है। तो कुल मिलाकर के कॉमन लैंग्वेज फैमिली से आती हैं, दैट इज इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली ग्रुप। तो संस्कृत, ग्रीक एंड लैटिन इंडो यूरोपियन लैंग्वेज से आती है। इसके बेसिस पर आपको मैं बात बता दूं कि ये बहुत बाद की बातें हैं। इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी, समवेयर अराउंड 1850s, जब ब्रिटेन में रेशियल साइंसेस का जन्म हुआ, और तब जाकर के ब्रिटिश और इंडियंस को अलग माना गया था। उसके पहले आप लैंग्वेज के बेसिस पर रेसेस को कनेक्ट करते थे, और लैंग्वेज के बेसिस पे विलियम जोन्स ने यह सिद्ध कर दिया था कि इंडियन एंटीक्विटी एंड ब्रिटिश एंटीक्विटी समवेयर सेम थी, और ये हमारे बहुत ही डिस्टेंट किन्समैन है, भाई हैं। ये किया ही इसलिए गया कि लव, एक रिटॉर, लव की फीलिंग क्रिएट की जाए इंडियंस के मन में, हमारे लिए हम भाई हैं उनके। और फ़र्क सिर्फ इतना है कि भाइयों को दर्द हुआ है अपने भाइयों को देख करके, और आज अपनी बेस्ट गवर्नमेंट प्रैक्टिसेस, बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट ट्रेड एंड कमर्स, बेस्ट थ्योरीज अपने भाइयों को देने आए हैं जो पिछड़ गए। तो भाईवाद, ब्रदरहुड, लव, कॉमन एंटीक्विटी, कनेक्शन कि हम कोई एलियन नहीं है, तुम्हारे अपने हैं। तो वारेन हेस्टिंग्स ने कहा, ओ माय गॉड विलियम जोन्स, यू आर ग्रेट, दिस इज द अनदर वे लोगों को अपने साथ जोड़ने का, बेस्ट। अब इसके थ्रू हम इन्हें अपने साथ मिला पाएंगे। तो हर वो प्रयास जिससे भारतीय किसी तरह इन्हें बस स्वीकार कर ले, उसका एक कारनामा था ओरिएंटलिज्म, ओरिएंटल थ्योरी कि तुम और हम अलग कहाँ हैं। मतलब कितना दर्द होता ये कहते हुए कि तुम भी पास्ट में बहुत ग्लोरीफाइंग थे, तुम्हारी भी लैंग्वेजेस बहुत अच्छी थी, तुम भी बहुत डेवलप थे। पता है क्यों? क्योंकि संस्कृत, ग्रीक एंड लैटिन सेम ग्रुप से हैं, तुम हमारे ही थे तभी तो विकसित थे, तुम हमारी ही वाली लैंग्वेजेस बोलते थे तभी तो डेवलपमेंट थी। हम किन्समैन हैं, हम डेवलप ही होते चले गए। लेकिन तुम्हारे अंदर जब एलियंस आए हुए, बाहर के और लोग आए, तुम डिजनरेट होते चले गए। आज जब हम तुमसे दोबारा मिले हैं, बर्दाश्त नहीं होता, तुम्हारा विकास करके छोड़ेंगे भाइयों बहनों। ये थ्योरी बता दी। कहते क्या बात, इंडियन कहते क्या बात है, अपने भाई इंडो यूरोपियन, नए नए नाम आ गए, एंग्लो इंडियन, पता नहीं कौन कौन से यूरेशियन। ये थ्योरीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं और इन्होंने चीज़ों को बदलना चाहा।
अब समझाते हैं आगे कि और क्या क्या परिवर्तन इन्होंने कर दिए बहुत धमाकेदार तरीके से। ओके, इस एंटीक्विटी रिलेशन को फिर किस तरह की थ्योरी से जस्टिफाई किया होगा करण? ये तो बता दिया कि भाई आपकी लैंग्वेज हमसे मिलती है और इसके तहत एक लव का रिलेशन, एक किनशिप, भाईवाद पैदा किया गया। लेकिन एक थ्योरी क्या, फिर एक अच्छी सी कहानी बनाई गई आर्यंस की कि हमारे डिस्टेंट ब्रदर आर्यंस वो आपकी कंट्री में आए थे और इस कंट्री में आकर के उन्होंने विकास किया। वो ज़माना आपके देश का बहुत अच्छा था और उसके बाद आपकी कंट्री धीरे धीरे डिजनरेट होने लगी। वो करने के जिम्मेदार आप ही के मैकेनिज़म्स, आप ही के आने वाले दूसरे रूलर्स हैं और इसकी वजह से आज की डेट में जो एग्जिस्ट कर रहा है वो एक डिके सिस्टम है। तो डिके सिस्टम थ्योरी ये किसने दी है? ओरिएंटलिस्टों ने। अब तक सुनने में लगता था कि इन्हें कितना गर्व है हमारे पास्ट पे। हाँ, गर्व है आर्यन वाले पीरियड पे। ये तो भाई साहब वहाँ भी नहीं जाना चाहते, इंडस वैली सिविलाइजेशन तक। ये तो 1920 के दौरान अच्छी अच्छी साइट्स मिल गई और उस दौरान कुछ भारतीय और कुछ मैक्स मूलर थे, राखलदास बनर्जी थे, इन सब ने मिल के हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में जब लिखा तो पता लगा कि आर्यंस आते हैं 1500 BC में और हड़प्पा सिविलाइजेशन की डेट आ जाती है 2800 से 2700 BC। मतलब इंडिया ने तो फर्स्ट अर्बनाइजेशन तभी देख लिया था जब आर्यंस जैसा कोई नामो निशान ही नहीं था। तो बहुत बड़ा हिस्ट्री ऑफ द इंडिया तो इसी के इर्द गिर्द घूमती रही, आर्यंस। ये थ्योरी तो भैया ओरिएंटलिस्टों ने ही दी है और इसमें जम के इनका शुरुआती दौर में साथ दे रहे हैं संस्कृत सेक्शन। कह रहे हैं हाँ आर्यंस आए थे, ब्राह्मण हम भी वहीं से हैं, गोरे द वाइट पीपल, तो सब कितना विकास था, सब कुछ कितना अच्छा था, बाद में डीजनरेट। तो ये डी के सिस्टम है, इसे टेलीलॉजिकल हिस्ट्री कहते हैं। टेलीलॉजिकल स्टोरीज, टेलीलॉजिकली किसी हिस्ट्री का क्रिएशन करना, मतलब टेलीलॉजिकली किसी कंसेप्ट को डेवलप करना, अपने थॉट्स के ग्राउंड इर्द गिर्द ही कंसेप्ट बुनने, टेलीलॉजिकल डेवलपमेंट्स कहते हैं। तो इस तरह की डिके सिस्टम की थ्योरी दी गई। सेकंड एस्पेक्ट, वारन हेस्टिंग ऐसा मानता था कि जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमारे पास होगी ना इंडिया की, जितना अकोमुलेशन ऑफ नॉलेज होगा स्टेट के लिए उतना अच्छा होगा। भाई ऐसे दो चीज़ें होंगी। सबसे पहला एस्पेक्ट, तो ये जो हमारे सब्जेक्ट है प्रजा, इन्हें जब जिस जंजीरों से और बंदिशों से हम बांध के रखेंगे उन जंजीरों का वजन कम होगा। यानी कि जितनी ज़्यादा हमारी नॉलेज इनके बारे में होगी ये उतने ही ऑटोमेटिकली हमारे साथ कनेक्टेड होंगे। और दूसरा, इस नॉलेज के माध्यम से हमारे देशवासियों के भी दिमाग में ऑलवेज एक फीलिंग ऑफ ऑब्लिगेशन ऑफ बेनेवलेंस रहेगा और वो बेनेवलेंस का थॉट उनके माइंड में रहना चाहिए। उसी से इनका संबंध उनसे अच्छा बनेगा और इसी से पेरेनियली ब्रिटिश रूल इंडिया में स्टैब्लिश रहेगा। तो ब्रिटिश रूल को कंसोलिडेट करना ही वारन हेस्टिंग का भी पर्पस था। और इसी को, इस प्रोसेस को रिवर्स एक्लचरेशन कहा गया है। आपसे कोई पूछे कि रिवर्स एक्लचरेशन की थ्योरी फॉलो की गई थी क्या? यस, रिवर्स एक्लचरेशन। रिवर्स एक्लचरेशन क्या रहता है? नॉर्मल प्रोसेस एक्लचरेशन का होता है। एक्लचरेशन क्या होता है? कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया का, कोई भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का अपना रिलीजन, अपने सोसाइटी, कस्टम, कल्चर, मैनर एंड वैल्यूज़ होते हैं। फिर वहाँ पर आकर के कोई एक पर्सन रहने लगा। जैसे आज के लड़के लड़कियाँ स्टडी लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, यूरोप जाते हैं। वहाँ के ऑलरेडी प्रेवेलेंट कस्टम, कल्चर, मैनर भी तो होते हैं। फिर जब ये लोग वहाँ जा कर के रहते हैं तो ये लोग उनके कस्टम, कल्चर, मैनर, वैल्यूज़ को अपनाने की कोशिश करते हैं वहाँ रहने के लिए, लेकिन अपने भी साथ में रखते हैं। तो एक तीसरी चीज़ क्रिएट होती है जो ब्लेंड निकल के आता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्लचरेशन प्रोसेस। एक्लचरेशन प्रोसेस। एक होता है ओल्ड कल्चर, द ओल्ड कल्चर, जिसे हम कहते हैं ओरिजिनल कल्चर, और एक जो उसमें आकर के मिला न्यू कल्चर। इनसे निकला एक तीसरा कल्चर, थोड़ा पुराना थोड़ा नया, ब्लेंड होता है। ऐसा ही हुआ था ना जब यूरोपियंस अमेरिका गए, उनकी ट्राइब्स, उनके ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, और फिर इधर से अमेरिका का, यूरोपियंस का इन्फ्लुएंस अमेरिका में, तो मेल्टिंग पॉट हो गया, एक नया ही कल्चर निकल आया। आज की डेट में वर्ल्ड में एक नई चीज़ देखने को मिल रही है, दैट इज़ रिवर्स एक्लचरेशन। हर कोई अपनी पिछोकड़ ढूंढ रहा है, वापस जाना चाहता है।
शहरी गाँव में जाना चाहते हैं और वो याद करते हैं कि वो दिन कितने अच्छे थे ना। विदेश में बैठे लोग आज अपने देश और अपने गांव को याद कर रहे हैं, अपना देश और अपना गांव कितना सही था ना। तो साइंटिस्ट इस बात का पता लगा रहे हैं कि ऐसे कौन से रीज़न है कि अकल्चरेशन तेज़ी से रिवर्स अकल्चरेशन में बदल रहा है। हर कोई ओरिजिनल कल्चर की तरफ जाना अब चाह रहा है। तो उस समय भी रिवर्स अकल्चरेशन का कंसेप्ट अपनाया गया वारन हेस्टिंग एंड विलियम जोन्स के द्वारा। ओरिजिनल कल्चर को ढूंढने की कोशिश की गई इंडिया के। पर्पस कि जो सब्जेक्ट है और जो रूलर है, रूलर सब्जेक्ट के साथ बेटर असिमिलिएट हो पाए। रिवर्स अकल्चरेशन करेंगे तो ही अकल्चरेशन हो पाएगा। सो अकल्चरेशन करने के लिए रूलर को सब्जेक्ट से असिमिलेट कराने के लिए रिवर्स अकल्चरेशन की तरफ वो गए, पीछे की तरफ गए और उन चीज़ों को निकाला, समझा और एक्सेप्ट किया, माना। जब यहाँ पर एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। चीज़ें सुनने में बड़ी सीधी लग रही हैं, लेकिन चीज़ें उतनी आसान नहीं थी। हर चीज़ वेल कंसिडर्ड थी, हर चीज़ बहुत सोची समझी नपी तुली थी। एक ज़बरदस्त चीज़ इन्होंने कर दी। जब ये भारत के कल्चर को टटोल रहे थे, उस समय में इन्होंने इंडिया के ट्रेडिशंस को भी एक्सप्लेन कर दिया। जब ये भारत की हिस्ट्री, वैल्यू, कस्टम, कल्चर को ढूंढ रहे थे, किस लाइट में ढूंढ रहे थे? संस्कृत सीखी इन्होंने पहले, उन कल्चर, कस्टम, वैल्यू, मैनर्स को सीखा, तो उनके अंदर आने वाली जितनी भी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं अब ये उन्हें डिफाइन कर रहे हैं। तो ये इंडिया की हिस्ट्री, कल्चर, कस्टम, मैनर को पढ़ते हुए आप एक नायाब चीज़ देखो, ये ट्रेडिशंस भी तो ट्रेडिशंस को भी तो डिफाइन कर रहे हैं ना भाई। तो ये ट्रेडिशंस इनके द्वारा डिफाइन हो रहे हैं और इनके ट्रेडिशन की लेजिटिमेसी ज़्यादा होगी। क्यों? कॉलोनियल पावर ये है, अथॉरिटी इनके पास है, उसकी सेंक्टिटी और उसकी एक्सेप्टेंस ज़्यादा मनवाई जाएगी। तो एक वर्ग भारत का यह भी कहता है कि इन ओरिएंटलिस्टों के माध्यम से ही भारत का कल्चर मिला है, जो कि थ्रस्टेड है। ऊपर से कॉलोनियल पावर का यूज़ करके इन विलियम जोन्स, वारन हेस्टिंग्स और इन तरह के लोगों ने ट्रेडिशंस को अपने अकॉर्डिंग डिक्टेट किया, एक्सप्लेन किया और उस नॉलेज को विद द हेल्प ऑफ द स्टेट पावर ज़्यादा लेजिटिमेट बना के थ्रस्ट किया कि यही सच है जो हम कह रहे हैं तुम्हारी मान्यताओं को लेकर के। इट इज़ अ थ्रस्टेड नॉलेज। लेकिन बहुत से लोग इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। वो कहते हैं ऐसा भी नहीं। क्यों? कहते अगर आप ये मानते हो कि ये नॉलेज इन्होंने पास्ट स्टडी के माध्यम से ट्रेडिशंस को एक्सप्लेन करके आपको दी हैं, हाँ, तो फिर इसमें भी तो एक प्रोसेस तो ज़रूर हुआ होगा। वो प्रोसेस क्या हुआ होगा? एक तो ब्रिटिश इन्वेस्टिगेटर होगा इसमें, जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है। इतना तो मानते हो आप? कहते हाँ। कहते एक इंटरमीडिएट डिक्टेटर भी तो होगा, बीच वाला पर्सन जो दो लोगों के बीच में बात करवा रहा है, फैसिलिटेट। और तीसरा नेटिव इन्फॉर्मेंट भी तो होगा, जो गांव का वो आदमी जो पैरों पे बैठ के बता रहा है यह कल्चर था बाबूजी, इस तरह से सिस्टम हुआ करता था, यह लिखा गया है। इंटरमीडिएट सुन रहा है ये कल्चर था, इस तरह से लिखा गया था, सर दैट वाज द कल्चर वाज रिटन इन दैट फैशन। तो ये तो इंटरमीडिएट है, इंटरलोकेटर है, और वो सुनने वाला है, इन्वेस्टिगेटर है। तो तीन लोग हैं ना इसमें, एक विदेशी, दो भारतीय। तो फिर तो ये बड़ा ही पार्टिसिपेटरी मैकेनिज्म था इंडिया के पास्ट को आइडेंटिफाई करना। ये अथॉरिटेटिव तो बिल्कुल नहीं था। इसमें तो इंडियन इंस्टीट्यूशन भी शामिल है, इन्फॉर्मेंट शामिल है, तो सारे इंडियन है जो इन्होंने जानकारियाँ दी। जो इंटरमीडिएट ग्रुप्स थे इंडियंस थे। हाँ, जो इन्वेस्टिगेटर था वो आए, तो वो कह रहा है कि इंडियन इंस्टीट्यूशंस भी तो इसमें शामिल थे। तो ये एक तरह का पार्टिसिपेटरी मैकेनिज्म था, जहाँ पर इस पर्सन ने यह बात को स्वीकारा कि इंडियन इंस्टीट्यूशन की बराबर सहभागिता थी। वहाँ पर एक बात पे ये भी मुहर लगा के गया कि इंडियन पास्ट पता किसी भी वजह से लगाया गया हो, पर्पस उसका कॉलोनियल इंटरेस्ट सर्व करना ही था। पर्पस उसका ब्रिटिश सिस्टम इन इंडिया को ही सपोर्ट करना था। और आपके सामने है, चाहे इंस्टीट्यूशंस एस्टेब्लिश करना हो, चाहे लॉ मेकिंग हो या जुडिशरी हो,
इंडिया का पास्ट स्टडी ही इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पर्पस उनका ब्रिटिश इंटरेस्ट ही सर्व करना था। इस वाया आपके पास वो ओरिएंटल नॉलेज आती है। इसके थ्रू ओरिएंटलिस्ट जहाँ एक तरफ लव एंड अफेक्शन इंडियन इंटरेस्ट को लेकर के दिखाते रहे, वहाँ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो क्रिएट कर गए वो ये कि उन्होंने ओरिएंटलिज्म की थ्योरी के माध्यम से इंडिया के पास्ट की वीकनेसेस ओपन करके रख दी आने वाले समय में ब्रिटिशर्स के द्वारा इंडिया को कंडेम करने के लिए। उन्होंने डिके सिस्टम का कंसेप्ट दे दिया, उन्होंने डीजेनरेटेड सिस्टम की थ्योरी दे दी, और उन्होंने भारतीयों में आई हुई खोखलेपन की थ्योरी को सब्सटेंशिएट करा दिया, यह कहते हुए कि हम डीप रिस्पेक्ट रखते हैं पास्ट एंशिएंट हेरिटेज कल्चर, एंशिएंट कस्टम, मैनर एंड पॉलिटिक्स को लेकर के। आने वाले समय में ब्रिटिशर्स भारतीय सोसाइटी को कन्फ्रंट कर सकें, उन्हें अपने अधीन सब्जुगेट कर सकें, अपनी सुपेरियरिटी को उनके ऊपर थ्रस्ट कर सकें, उसके लिए उन्हें एक सब्सटेंस चाहिए था जिसके बेसिस वो भारतीयों से तर्क कर सकें। वो सब्सटेंस ओरिएंटलिस्ट उनके हाथ में देकर के चले गए। आई बात समझ में? इन द क्वेस्ट ऑफ द इंडियन पास्ट। क्लियर ये कहानी? ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था। इतनी सारी बातें आपको समझ आई? चलो फिर आगे समझते हैं कंसेप्ट। यहाँ तक के कंसेप्ट आपको क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 18th सेंचुरी तक ये थॉट्स ब्रिटिशर्स के बीच प्रिवेलेंट करते रहे। 1770 से लेकर के 1780, 90, 1800 तक भी ये थॉट्स डोमिनेंट रहे। इसी थॉट ओरिएंटलिस्ट स्कूल और ओरिएंटलिज्म के तहत आपने देखा कि कई इंस्टीट्यूशंस भी ओपन हुए। 1781 का कलकत्ता मदरसा, 1784 की एशियाटिक सोसाइटी ऑफ द बंगाल, एंड 1791 कहीं कहीं पे 94 द संस्कृत कॉलेज ऑफ बनारस। ये सारी कहीं ना कहीं कंसेप्ट्स थे किस चीज़ के? ओरिएंटलिज्म के। ये ओरिएंटलिज्म का प्रतीक है भारत में, इनके ऊपर हम काफ़ी बार पढ़ा चुके हैं। इसी ओरिएंटलिज्म का प्रतीक 1800 में वेलेस्ली के द्वारा बनाया गया फोर्ट विलियम कॉलेज भी था। और इसी ओरिएंटलिज्म का समर्थन करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज में एक ट्रेंड लाया गया था कि जो ब्रिटिश सिविल सर्वेंट्स हैं इंडिया के, उन्हें इंडियन कल्चर, कस्टम, वैल्यू एंड लैंग्वेजेस फोर्ट विलियम कॉलेज में सिखाई जाएंगी। उनकी ट्रेनिंग जो हैलेबरी इंग्लैंड में हुआ करती थी, वो ट्रेनिंग मॉड्यूल फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में शिफ्ट किया गया। फोर्ट विलियम कॉलेज में ये चीज़ क्यों की गई होगी? क्यों सिविल सर्वेंट्स को वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाने रही? ये सारे कंसेप्ट कराएंगे और इसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन का रोल भी आपको बताएंगे कि ऐसे ही चीज़ें नहीं बदली। लेकिन अब समय है कि हम ओरिएंटलिस्टों से आगे बढ़ें, स्टांस को चेंज करें। लेकिन वारेन हेस्टिंग की सोच को बदलने वाला और उसमें थोड़े से परिवर्तन लाने वाला एक पर्सन था, दैट इज़ कॉर्नवालिस। 1793 में कॉर्नवालिस के द्वारा वारेन हेस्टिंग के इस ओरिएंटलिस्ट स्टैंड को चेंज करके इसमें कहीं ना कहीं एक एंग्लिसिस्ट स्टैंड इंड्यूस किया गया। वारेन कॉर्नवालिस इस बात का समर्थक था कि जो जुडिशियल सिस्टम है, जो सिविल सर्विसेज हैं एंड जो पुलिस सिस्टम है, इसमें ब्रिटिशर्स का महत्व ज़्यादा है। कॉवेनेंटेड एंड अनकॉवेनेंटेड सर्विसेज आती हैं जिसमें आप हायर पोस्ट पर ब्रिटिशर्स को ही रखते हैं। तो वो एंग्लिसाइजेशन की तरफ बढ़ा। उसने उस चीज़ को अब भुना लिया था जिसकी शुरुआत किसी समय में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा की गई थी। रॉबर्ट क्लाइव जानता था कि भारत में अगर शासन करना है तो बहुत इम्पॉर्टेंट वे में हमें बहुत सारे प्रोविजंस को कंसिडर करके चलना होगा, और ऐसे में हमें ये देखना होगा कि हम इस समय की एग्जिस्टिंग परिस्थितियों से मैक्सिमम बेनिफिट कैसे डिराइव कर सकते हैं। इसीलिए आपको पता है कि उसने बंगाल में ड्यूअल गवर्नमेंट का सिस्टम दिया था। 1765 की ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद जब बंगाल कंट्रोल में आया और बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिली, आप सब जानते हैं कि ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया था। वो ड्यूअलिज्म का मतलब ही ये था कि जितनी भी मिलिट्री रिलेटेड प्रैक्टिसेस थी, सारी की सारी जितनी भी लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड सिचुएशंस थी,
वो सारी नवाब और नवाब के अधिकारियों के अंडर थी, लेकिन जितनी भी सिविल रिलेटेड और रेवेन्यू रिलेटेड एस्पेक्ट्स थे वो खुद कंपनी ने अपने हाथ में लिए थे। यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव ने जिस कंसेप्ट को एड्रेस किया वो कंसेप्ट ये था कि रॉबर्ट क्लाइव ये जानता था कि हम किसी भी वे में इंट्रूसिव नहीं हो सकते, रेगुलेटर एंड इनोवेटर नहीं हो सकते, तो इंट्रूजन और किसी भी तरह का रेगुलेटर का रूल यहाँ पे नहीं चलेगा। अभी हमें कंसिडर करना पड़ेगा इंडियन सेंटिमेंट्स, इंडियन ऑफिसर्स को। तो यहाँ पर अगर रॉबर्ट क्लाइव का ये डुअल गवर्नमेंट का सिस्टम, जिसमें हम ये कंसिडर करते हैं कि नवाब अभी भी अकोमोडेट करके चला जा रहा है, ये उसका एक बहुत ही प्रूडेंट डिसीजन था जिसमें हित कंपनी का ही था। तो यहाँ पर भी किसी भी लेवल पर कोई पैटर्नलिस्टिक एटीट्यूड नहीं नज़र आता, यहाँ भी कंपनी का ही इंटरेस्ट देखा गया। और कंपनी इस समय सिर्फ एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम कर रही थी, तो उसका पर्पज़ ये था कि जिम्मेदारियाँ बिल्कुल ना ली जाएं, सिर्फ पैसा कमाया जाए। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पे फोकस नहीं रख के सिर्फ और सिर्फ मनी एक्सट्रैक्ट करने पर, वेल्थ एक्सट्रैक्ट करने पर ध्यान दिया गया था। यही कारण था कि ड्यूअल सिस्टम आया। सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न ड्यूअल सिस्टम का, रॉबर्ट क्लाइव ये जानता था कि नवाब की मशीनरी और लोग आज भी मुग़ल बादशाह अपने नवाब और उसकी मशीनरी को एड्रेस करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। उसे पूरी तरह से ध्वस्त नहीं किया जा सकता, पहला कंडीशन। तो इसलिए वो सीधा सिस्टम को बागी नहीं बनाना चाहता था, लोगों को रिबेल नहीं चाहता था। दूसरा सिस्टम, वो ये जानता था कि अभी एंग्लिसाइज करने का समय नहीं है, अभी ब्रिटिशर्स को एडमिनिस्ट्रेशन नहीं दी जा सकती पूरी तरह से, खर्चा भी होगा, ट्रेनिंग भी नहीं है और सिस्टम भी क्लियर नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन के। इसलिए उसने एक लंबा फेज़ ऑफ ट्रेनिंग प्रोवाइड किया ब्रिटिश ऑफिसर्स को। तो वो ये चाहता था कि लॉन्ग रन में सारा सिस्टम एंग्लिसाइज हो जाए, इसलिए उसने ऑलवेज इस ड्यूअल सिस्टम के तहत जड़ों में घुसने के लिए रेवेन्यू सिस्टम को चुना, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को चुना, पीपल कॉन्टैक्ट ऑफिसर्स के बढ़ें, इसके लिए सारी की पोस्ट पर ब्रिटिशर्स ही थे। ये सारे प्रोसेस का भुना हुआ समय आया जब कॉर्नवालिस आए। कॉर्नवालिस ने आने के बाद एंग्लिसाइजेशन के प्रोसेस को बढ़ाया, जिसकी शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव कर चुका था, और अब समय आ गया था कि ब्रिटिशर्स लार्जर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले सकें, इंपॉर्टेंट पोजीशंस होल्ड कर सकें और ग्रास रूट लेवल तक भी जाकर के डायरेक्टली सर्व कर सकें। ये कॉर्नवालिस करता रहा और इसका सीधा नमूना था बंगाल में किया गया ज़मींदार सेटलमेंट सिस्टम। बंगाल में किया गया ज़मींदारी सेटलमेंट सिस्टम, जिसे परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम कहते हैं, इसके अब तक के सारे पक्ष पड़े थे। आज का कंसेप्ट समझो ये अपने आप में। दो चीज़ें दी हैं कॉर्नवालिस ने सीधे सीधे परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम से। वो क्या है? पहली चीज़ जो कॉर्नवालिस ने कंट्रीब्यूट की है वो है परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम के द्वारा रूल ऑफ लॉ, और दूसरी चीज़ जो उसने दी है वो है प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स। अगर परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम बंगाल में लागू हुआ तो इसका मतलब ये है कि आपने ज़मीन का मालिकाना हक रिकॉग्नाइज किया है, और वो ज़मीन का मालिकाना हक है किसका? प्रोपराइटर ऑफ द लैंड, यानी कि ज़मींदार का। तो ज़मींदारी की वजह से प्रॉपर्टी प्राइवेट हो गई, प्रॉपर्टी मार्केटेबल कमोडिटी हो गई। और दूसरी चीज़ पट्टेदारी का सिस्टम है, प्रॉपर आंसरेबिलिटी है, पूरा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, रूल्स रेगुलेशन के थ्रू सारा काम होगा, और अगर कोई सुनवाई नहीं होगी तो ज़मींदारी सिस्टम सेटलमेंट सिस्टम ही जिम्मेदार था। आपको मैंने बताया था, अगर किसी को लगता है कि एग्रीमेंट ब्रेच हुआ है, कोई वायलेशन हुई है, तो पटिशन की जाएगी, और पिटीशन वाया द फॉर्मेट ऑफ द लॉ टू द एपेलेट जुरिस्डिक्शंस। जितनी भी जुडिशियल मशीनरी है कंट्री में, उनको लिटिगेशन के माध्यम से आप हल निकालोगे। तो रूल ऑफ लॉ और प्राइवेट प्रॉपर्टी का राइट्स क्यों लेकर के आया होगा कॉर्नवालिस? का पर्पस क्या रहा परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम का? उसका सबसे इम्पॉर्टेंट सिस्टम ही ये रहा था इसको लाने का कि जो समाज है भारत का, जो बड़े लेवल पर आज भी कम्युनिटी ओनरशिप के अकॉर्डिंग चलता है, जो आज भी अपनी पर्सनल गवर्नमेंट को रिस्पेक्ट करता है, यानी कि पंचायतें, जो आज भी कस्टम, कल्चर, वैल्यू और सोसाइटल नॉर्म्स के थ्रू चलता है, इसका आधार है उनकी इकोनॉमी, और इकोनॉमी खड़ी है लैंड पे, और लैंड जो है ये शेयर्ड है, इट इज़ अ शेयर्ड कम्युनिटी। इस पे कम्युनिटी का राइट है, और इन इंडिविजुअल पर्सन पे सोसाइटी का राइट है। पहले तो इसे अपनी सोसाइटी से बाहर करना होगा,
सभी ग्रुप्स को अकेला अकेला करके एक इंडिविजुअल बनाना होगा। वो तब होगा अगर हम इन्हें इंडिविजुअल होने का बेसिस दे दें, और वो होता है प्रॉपर्टी पे प्राइवेट राइट। तब ये इंडिविजुअल बिहेव कर पाएंगे। और दूसरा इंपॉर्टेंट सिस्टम, ये प्रॉपर्टी पे प्राइवेट राइट इन्हें प्रिस्क्राइब्ड लॉ की तरफ लेके आएगा, जो होता है रूल ऑफ लॉ। ना तो कोई कस्टम लॉ रूल करेगा, ना कोई प्रेजुडिस लॉ रूल करेगा, ना कोई सोसाइटी रूल करेगी, ना कोई पंचायत रूल करेगी, ना कोई कम्युनिटी रूल करेगा, तो लॉ। और लॉ के सोर्स कौन होंगे? हम। तो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम का बहुत बड़ा रीज़न ही ये था, लोगों को उनके कस्टम, कल्चर और कस्टमरी ऑर्गेनाइजेशन से, विलेज कम्युनिटी से बाहर निकालना, जिसके तहत उनकी लॉयल्टीज़ बाउंड है अपने गांव से, अपने ज़मींदार से, अपने पंच, सरपंच और बड़े लोगों से, जिसके वाया नवाब के ऑफिसर्स और नवाब से। ये सारा ताना बाना ही तब बिखरेगा, इन मोतियों की माला में जब हम धागा निकालेंगे तो मोती बिखरेंगे, और जो मोती बिखरेंगे उन्हें समेटने की टेंशन हम लेंगे, और फिर जब हम एक बार समेटेंगे तो वो हमारे ही हाथों में कंसोलिडेटेड होंगे, मुट्ठी खोलेंगे तो बिखर जाएंगे। इसी के तहत ये परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम लाया गया। ज़मींदार को उसके गांव के समाज से अलग कर दिया गया प्रोप्राइटरी राइट लेकर के, और किसान को ज़मीन के हक से वंचित कर दिया गया। इसके तहत रूल ऑफ लॉ के तहत जो अथॉरिटी है रूल ऑफ लॉ की, वो ब्रिटिशर्स हैं। ब्रिटिशर्स के थ्रू ही जस्टिस डिस्पेंस होता है। तो अचानक से ओनर्स चेंज हुआ। पहले मैं जस्टिस के लिए देखता था अपने गांव की तरफ, पंचायत की तरफ, अपने नवाब और उसके ऑफिसर की तरफ। अब मैं नए सिस्टम के तहत देखता हूँ, नए जुडिशल सिस्टम के तहत कंपनी के द्वारा बनाई हुई अदालतों की तरफ, सदर निज़ामत अदालतें, सदर दीवानी अदालतें, उसमें बैठे कंपनी के ऑफिसर्स, और वो कैसे जस्टिस डिस्पेंस करते हैं, वाया द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड बाय द ब्रिटिशर्स। तो अब फिर सोर्स ऑफ लॉ और सोर्स ऑफ अथॉरिटी भी कौन हो गया? ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिश रूल यहाँ पे परमानेंट होगा इस प्रोसेस के थ्रू। ये बंगाल का परमानेंट सिस्टम था। थ्योरी इतनी ही नहीं थी, ब्रिटिशर्स ऑलवेज क्याटिक रहे और कन्फ्यूजन में रहे इंडिया को लेकर के। कैसे? इसके बिल्कुल अलग एक्सपेरिमेंट कर दिया साउथ में मुनरो ने। वो कहाँ पर था? मद्रास।